नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ब्यूरोक्रेसी चैनल में। तो कल हमने कांग्रेस से पहले जो भी संस्थाएं बनी थी उस पर छोटी सी चर्चा की थी। तो उसमें से भी क्वेश्चन आने की संभावना है इस एग्ज़ाम में जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, इसमें हमेशा रही है। ठीक। तो आज हम थोड़ा सा कांग्रेस के उन सेशंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो अलग अलग शहरों में हुए थे 1947 से पहले वाले, और ये पता लगाने की कोशिश है कि उनमें से कौन से इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में वहाँ से कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक। तो आज की हमारी चर्चा रहेगी कांग्रेस के डिफरेंट सेशंस पर जो अलग अलग शहरों में हुए थे, राइट फ्रॉम द 1885 ऑनवर्ड्स अप टू 1947। ओके, तो बढ़ते हैं आगे बिना टाइम वेस्ट किए। ये है एक लिस्ट कांग्रेस के सेशंस की जो अलग अलग शहरों में हुई थी। तो आपको पता ही होगा कि कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वो बॉम्बे में हुआ था, जबकि बात ये हुई थी कि इसका आयोजन पूना में होना है, लेकिन वहाँ एक महामारी फैल गई थी, प्लेग फैल गया था, जिसकी वजह से वेन्यू शिफ्ट करके बॉम्बे लाना पड़ा, जो कि वहाँ से बहुत दूर नहीं है, सिर्फ 192 किलोमीटर की दूरी पर है लगभग। ठीक। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस एटलीस्ट शुरू के 4-5 जो हैं ये तो हमें हमेशा याद रहने चाहिए, कहाँ हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी और उसके कुछ मेजर इवेंट्स क्या थे। तो दोस्तों पहला जो हुआ था वो तो हुआ था बॉम्बे में, डब्ल्यू सी बनर्जी की अध्यक्षता में। डब्ल्यू सी बनर्जी एक मॉडरेट लीडर है, अर्थात ये जो शुरुआत की जो हम लीडरशिप देखते हैं कांग्रेस की, इनको मॉडरेट लीडर्स कहा गया है, अर्थात उदारवादी नेता कहा गया है। डब्ल्यू सी बनर्जी जो है ये एक एंग्लो इंडियन है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे, ये एक एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय समुदाय के हैं। और आपको पता ही होगी शुरुआत में कांग्रेस के सिर्फ 72 सदस्य ही थे, 72 डेलीगेट्स ने ही इसमें हिस्सा लिया था, क्योंकि नई नई फॉर्मेशन हुई है। और धीरे धीरे हम देखेंगे जैसे जैसे साल बढ़ेंगे इसकी सदस्यता और इसमें जो कह सकते हैं गैदरिंग होती है लगातार बढ़ती जाती है। अगला होता है 1886 में, ये होता है कलकत्ता में। तो आपको पता होगा कि भारत के 4 महानगर हैं, बॉम्बे, कैलकाटा, मैड्रास एंड दिल्ली। इसमें से दिल्ली को आप हटा दीजिए और शुरू के 3 तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे एक ट्रायंगल बनाकर, कि अगर मैं इंडिया का छोटा सा ट्रायंगल, इंडिया का छोटा सा मैप बनाऊं, तो ये हो गया बॉम्बे, एक हो गया कैलकाटा और एक हो गया मैड्रास। तो ये 3 शुरुआत में हो जाएंगे, 85 का, 86 का और 87 का। ठीक। वापस फिर से बॉम्बे में होता है कब, 1889 में, ये भी आप याद रख लीजिएगा। दूसरा होता है कलकत्ता में और इसके अध्यक्ष हैं हमारे वयोवृद्ध नेता दादा भाई नेहरू जी। और इस समय तक हम देख सकते हैं कि कांग्रेस की जो संख्या है सदस्यों की वो बढ़कर 436 हो जाती है। अगला होता है मद्रास में, जैसे कि मैंने आपको बताया, तीसरा बॉम्बे कैलकाटा मद्रास, बॉम्बे कैलकाटा मद्रास, ये ट्रायंगल बन रहा है। इसकी अध्यक्षता पहली बार किसी मुस्लिम ने करी, सईद बदरुद्दीन तैयब जी ने। ये सारे के सारे जो भी आपको इंडियन लीडर्स के नाम दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे मॉडरेट लीडर्स हैं। इसमें लिखा भी है कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट प्रिसाइडेड ओवर द कांग्रेस। अगला आता है इलाहाबाद में, पूर्व का ऑक्सफोर्ड, याद है ना। 1887 के आसपास या 1887 में ही इलाहाबाद में एक यूनिवर्सिटी बनी थी जिसका नाम था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में से एक है जिसको हम पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहते हैं। ठीक। तो यहाँ पर हुई थी और इसके जो अध्यक्ष थे, याद रखेंगे कि पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जा रहा है तो कोई अंग्रेज होगा, तो इसका नाम है कौन, जॉर्ज यूल। और ये पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट है, अर्थात पहला अंग्रेज अध्यक्ष इलाहाबाद में। अगले साल फिर से घूमकर कहाँ पहुँचते हैं, बॉम्बे में। और इस बार जब बॉम्बे में होती है तब एक और अंग्रेज हमको दिखाई देते हैं जिनका नाम है सर विलियम वेडबर्न। इस टाइम पे क्या होता है कि सदस्य संख्या बढ़कर काफ़ी ज़्यादा और हो जाती है, देख लेते हैं कितनी है। ठीक, इसमें लिखा होगा
1889 इस समय तो देख सकते हैं कि सदस्य संख्या बढ़कर काफ़ी अधिक हो जाती है। ठीक, फिर आपको कम से कम 1890 तक के तो कंठस्थ होने चाहिए। फिरोज शाह मेहता का नाम सुना होगा आपने, कलकत्ता में होता है फिर से, और फिरोज शाह मेहता इसकी अध्यक्षता करते हैं। अब 1891 से लेकर आगे हम देखेंगे ऐसी कुछ खास अचीवमेंट्स इन मॉडरेट लीडर्स को देखने को नहीं मिलती, लेकिन कुछ बातें जान लेनी यहाँ पर ज़रूरी ये है कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी को फिर से अध्यक्षता दोबारा कब मिलती है? इलाहाबाद के अधिवेशन में 1892 में। ये इंपॉर्टेंट है। और इस दौरान हम देखते हैं कि जो मॉडरेट लीडर्स की जो डिमांड थी, थोड़ा सा प्रेशर डालने की कोशिश करती हैं ब्रिटिश के ऊपर, और कम से कम कांग्रेसियों को या कह सकते हैं इंडियंस को जो बजट है ना, उस पर बहस करने का अधिकार मिल जाता है। क्या मिल जाता है? बजट पर डिस्कशन करने का एक अधिकार मिल जाता है 1892 के काउंसिल एक्ट से। 1892 के काउंसिल एक्ट से भारतीयों को अर्थात कांग्रेसियों को क्या मिल जाता है? बजट पर डिस्कस करने का अधिकार मिल जाता है। ये इंपॉर्टेंट उपलब्धि रही होगी। 1893 में फिर से दादा भाई नेहरू जी, आपके लिए क्वेश्चन ये है कि दादा भाई नेहरू जी को कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार मिली है, ये आप याद रखेंगे। फिर देखेंगे इसमें 1896 इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? रहीमतुल्लाह सयानी नाम के व्यक्ति को अध्यक्षता मिलती है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत, वो पहली बार गाया गया था इस अधिवेशन में। ठीक, वंदे मातरम वाला, वंदे मातरम जो गीत है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी का है, उनके द्वारा रचित ये गीत पहली बार कांग्रेस के मंच पर गाया गया था। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो सेशंस हैं, इनमें से 1905 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। 1905 वाला, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो 1905, 1906 और 1907, कम से कम ये जो 3 लगातार जो साल हैं, इस दौरान कौन कौन अध्यक्ष बना था और उस अधिवेशन में क्या क्या चीज़ें हुई थी, ये जान लेनी काफ़ी ज़रूरी है। आपको याद दिला दूं कि 1899 से लेकर 1905 के बीच में लॉर्ड कर्जन जो हैं, ये वाइसरॉय हैं भारत के, और इनके कुछ विवादास्पद फैसलों की वजह से हम देखते हैं कि जो चरण चलता है इंडियन नेशनल मूवमेंट का दूसरा वाला, उसमें काफ़ी गति आती है। याद होगा आपको, बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल पार्टीशन, और बंगाल पार्टीशन के रिस्पांस में हमको स्वदेशी आंदोलन देखने को मिलता है। पहला लार्ज स्केल मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, जिसमें स्वदेशी को अपनाने की बात कही गई थी और विदेशी वस्त्रों और विदेशी वस्तुओं को अस्वीकार करने की बात कही गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब आता है साल 1906। दोबारा फिर से अध्यक्षता कहाँ पहुँचती है? कलकत्ता में। और इस बार फिर से अध्यक्ष कौन बनते हैं? दादा भाई नेहरू जी। इसके बाद शायद दादा भाई नेहरू जी को अध्यक्षता करने का अवसर नहीं मिलता। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? आपको शायद साफ ना दिख रहा हो। द वर्ड स्वराज यूज्ड फॉर फर्स्ट टाइम बाय द प्रेसिडेंट। किसी अध्यक्ष के द्वारा स्वराज शब्द का इस्तेमाल कांग्रेस के मंच से कहा गया 1906 में। और ये वो समय है जब हम देखते हैं कि आते आते मॉडरेट लीडर्स और जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं, उनके बीच में तनाव काफ़ी बढ़ जाता है। स्वदेशी मूवमेंट को पूरे भारत में फैलाना है या उसको बंगाल तक सीमित करना है, इस चीज़ को लेकर और भी कई सारे गतिरोध कांग्रेस के भीतर ही देखने को मिलते हैं। तो अंततः इसका परिणाम ये होता है कि जब सूरत में अधिवेशन होता है कांग्रेस का, तो कांग्रेस 2 भागों में बढ़ जाती है। और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि जिस समय कांग्रेस के 2 भाग हुए थे, उस समय अध्यक्ष कौन था? रास बिहारी घोष, नॉट रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस दूसरा नाम है, जो कि एक क्रांतिकारी नेता है। रास बिहारी घोष वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन सूरत एंड इन मद्रास ऑल्सो 1908 में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फैक्ट याद रखना होगा। संविधान होना चाहिए कांग्रेस का, इसके बारे में बात कही गई थी 1908 में। इसके बाद हम देखते हैं इंपॉर्टेंट जो है 1911 में फिर से देखने को मिलता है, कलकत्ता में होता है अधिवेशन, जिसके अध्यक्षता कौन कर रहे होते हैं? बिशन नारायण धर। ये इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए नोट किया क्योंकि इस बार पहली बार हम देखते हैं कि जनगण मन, है ना, जनगण मन जो राष्ट्रीय गान है भारत का, वो पहली बार कांग्रेस के मंच पर गाया गया था।
वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद के जो अधिवेशन हैं इनमें सारे याद करने की जरूरत नहीं है। 1916 वाला और 1915 वाला इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे 1916 वाला, जिसकी पहली बार अधिवेशन कहाँ पर हो रहा है, लखनऊ में। और 1916 का साल वैसे भी इम्पॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री में, वो इसलिए क्योंकि इसी साल मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन यहीं हो रहा है, ठीक, लखनऊ में ही। और कांग्रेस के जो अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं AC मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। और इनकी अध्यक्षता में हम देखते हैं कि कांग्रेस फिर से जो गरम दल और नरम दल है, एक्सट्रीमिस्ट और जो मॉडरेट लीडर्स हैं, फिर से उनका क्या हो जाता है, मिलन हो जाता है, ठीक, इंपॉर्टेंट। 1917 भी याद रखना होगा आपको, क्योंकि पहली बार कोई महिला कांग्रेस की अध्यक्षता कर रही है। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस द वुमन प्रेसाइडेड ओवर द कांग्रेस, एनी बेसेंट, जो कि भारतीय मामलों में काफ़ी दखल रखती हैं और चाहती हैं कि भारत में वो सारी चीज़ें हों जिसके जो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। एनी बेसेंट का नाम आपको याद रखना होगा, ठीक। अच्छा, एक दौर ऐसा भी चला जब कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के साथ साथ विशेष अधिवेशन भी होते थे। तो 1918 में 2 विशेष अधिवेशन होते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि 1918 का स्पेशल सेशन जो था वो कहाँ पर हुआ, और उस स्पेशल सेशन की अध्यक्षता किसने करी थी, सर सईद हसन इमाम ने करी थी। वेरी इंपॉर्टेंट। 1918 में जो वार्षिक अधिवेशन हुआ है दिल्ली में, उसके अध्यक्ष बने पहली बार मदन मोहन मालवीय। वैसे मदन मोहन मालवीय को पहले भी 1909 में अध्यक्षता मिल चुकी है लाहौर में, ये दूसरी बार था। अच्छा, इसमें से कुछ मॉडरेट लीडर्स जैसे कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने रिजाइन कर दिया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं 1918 के। इसके बाद हम देखेंगे 1919 में कुछ नई पीढ़ी के नेता आते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फिलहाल मोतीलाल नेहरू भी हैं। और ये वो समय है जब भारत में गांधी वापस आ चुके हैं साउथ अफ्रीका से और अपनी गतिविधियां अपने तरीके से आगे बढ़ाते हैं और गांधी युग की शुरुआत होती है, ये आपको पता है। 1920 में भी हम देखते हैं, अच्छा, अमृतसर का जो अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, पंडित मोतीलाल नेहरू, ठीक है। तो ये वाले सेशन है 1919 से लेकर 1923 के बीच तक, के सारे आपको याद रखने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा है और आंदोलन काफ़ी गति पकड़ रहा है, इंडियन नेशनल मूवमेंट। कलकत्ता, अच्छा, 1920 में भी 2 अधिवेशन हुए हैं स्पेशल। एक कलकत्ता में हुआ है जिसकी अध्यक्षता करी थी लाला लाजपत राय ने, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना होगा आपको। और उसी अधिवेशन में ये बात कही गई थी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हाँ ठीक है, असहयोग आंदोलन जो है उसको पुष्टि कब मिली, इस अधिवेशन में तो प्रस्ताव रखा गया था, और नागपुर अधिवेशन का जो वार्षिक अधिवेशन है उसमें उस बात की पुष्टि कर दी गई कि हाँ, कांग्रेस क्या चलने वाली है, असहयोग आंदोलन। और इस आंदोलन और इस कांग्रेस के सेशन में जो वार्षिक रूप से हो रहा था उसकी अध्यक्षता करी है वीर राघवाचारी ने, विजय राघवाचारी ने। इसमें कांग्रेस के संविधान में कुछ बदलाव किए गए थे। 1921 ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये हकीम अजमल खान है, ये कार्यवाहक प्रेसिडेंट थे। क्यों? क्योंकि CR दास अध्यक्ष होने के साथ साथ जेल में भी थे, इसलिए इसकी अध्यक्षता किसने करी, हकीम अजमल खान ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। 1921 गया सेशन सभी को याद होगा, CR दास इसके क्या थे, अध्यक्ष थे, और स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इस समय तक असहयोग आंदोलन समाप्त किया जा चुका था, यह कह सकते हैं कि विड्रॉ कर लिया गया था, और उसके बाद आंदोलन को गति देने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता। तो इसमें अगुवाई किसने करी, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। 1923 में भी 2 अधिवेशन होते हैं, एक स्पेशल होता है और एक वार्षिक। जो स्पेशल सेशन है ये इसके अध्यक्ष बनते हैं अबुल कलाम आज़ाद, और ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट है अब तक के जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1923 में 2 अधिवेशन हुए हैं, एक दिल्ली में स्पेशल और दूसरा है कोकोनाडा या काकीनाडा भी कहते हैं इसको। इसमें अध्यक्ष कौन थे, मौलाना मोहम्मद अली। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात नहीं हो रही है, मौलाना मोहम्मद अली की बात हो रही है। पहली और अंतिम बार अध्यक्ष कौन बनता है 1924 में, गांधी जी। इसके बाद कभी भी उन्होंने अध्यक्षता नहीं करी। कानपुर में बनती हैं पहली भारतीय महिला, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। तो जहाँ पर मैं 2 लाइन खींच रहा हूँ, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं और क्वेश्चन आ जाता है, रिपीट हो जाते हैं, ठीक। फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट,
अच्छा, 1927 का M.A. अंसारी, पहली बार स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया गया जो जवाहरलाल नेहरू के इनिशिएशन में किया गया था, इसलिए ये अधिवेशन भी क्या हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कलकत्ता के अधिवेशन फिर से मिलता है अध्यक्षता का मौका मोतीलाल नेहरू को 1928 में, और 1929 का इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू, और ये अधिवेशन हो रहा है लाहौर में, और पहली बार पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन रावी नदी के तट पर रखा गया कि अब भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। पढ़ेंगे इसको डिटेल में। अच्छा, 1930 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने रहे। 1931 वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कराची में हुआ था। पहली बार हम देखते हैं कि वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष बनते हैं, और फंडामेंटल राइट और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी पर इसमें बात रखी गई है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये तो लगभग सभी, जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो अपने आप ये सारी चीज़ें स्वतः ही आपके अंदर पहुंचती रहेंगी। तो स्पेशली अधिवेशन को याद करने मत बैठिए, पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़िए, तो अपने आप ही ये धीरे धीरे आपको याद होता जाएगा। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना मॉडर्न इंडिया का, इंडियन नेशनल मूवमेंट का, तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही स्वतः ही याद हो जाएंगी। ठीक, अच्छा जी, अब आते हैं 1932 से लेकर 1947 तक। इनमें से कुछ अधिवेशन हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं मानता हूँ कि 1936 वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। फैजपुर वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार कोई अधिवेशन किसी गांव में हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हरिपुरा और त्रिपुरी दोनों सेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्षता मिलती है, काफ़ी विवादित है मामला, इसको कहते हैं त्रिपुरी क्राइसिस। ठीक है ना, त्रिपुरी संकट कांग्रेस का जो हमको देखने को मिलता है 1939 में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्षता मिले, गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारामैया अध्यक्षता करें। चुनाव हुआ, सुभाष चंद्र बोस जीते, गांधी निराश हुए, गांधी ने कहा कि ये तो सीतारामैया से ज़्यादा मेरी अपनी खुद की हार है। तो जो भी रहा हो विवाद, सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया, और इस इस्तीफे के चलते अध्यक्षता किसी न किसी को तो करनी ही थी, तो इस केस में अध्यक्षता करते हैं राजेंद्र प्रसाद। तो दिस मीन्स 1939 वाला जो सेशन है वो इन वजहों से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हु प्रिसाइडेड ओवर द कांग्रेस इन 1939। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक, और सुभाष चंद्र बोस ने जब रिजाइन दे दिया कांग्रेस से, और किसकी स्थापना करी, फॉरवर्ड ब्लॉक की, और कांग्रेस से अलग होकर वो बाकी अन्य गतिविधियों में चले गए हैं। और इसी बीच हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी चल रहा है। सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर जैसे तानाशाह से भी सहयोग मांगना चाहा, और जाहिर सी बात है कि ब्रिटेन के खिलाफ जो हो सकता है कार्रवाई की जा सकती है, उन्होंने हिटलर ने पूरा सहयोग देने का आश्वासन भी दिया है। तो दीज डेवलपमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं कि 1940 से लेकर 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जारी है, कोई भी सेशन नहीं होता। इस बीच यहाँ पर काफ़ी गतिविधियाँ हो रही हैं। 1940 में लाहौर का सेशन होता है स्पेशल मुस्लिम लीग का, जिसमें द्विराष्ट्रीय मांग कही जाती है मुस्लिम लीग का। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, यानी कि क्रिप्स प्रस्ताव आते हैं। ठीक है, और 1942 में ही अगस्त में क्या शुरू हो जाता है इंडिया में, क्विट इंडिया मूवमेंट, अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये सारी गतिविधियां चल रही हैं वर्ल्ड वॉर के साथ साथ। तो हम देखते हैं कि 5 साल तक अगले कांग्रेस का कोई भी शासन नहीं होता है, लेकिन इन 5 सालों तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने रहे, अबुल कलाम आज़ाद shall be the president till 1945। 1946 का मेरठ में और 1947 का जो अंतिम अधिवेशन है कांग्रेस का, वो राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ। ठीक, तो ये हम देख सकते हैं कि 1947 तक के कुछ इम्पॉर्टेंट अधिवेशन थे कांग्रेस के, और एक ना एक क्वेश्चन आने की संभावना यहाँ से बनी रहती है। तो इसके संबंध में जो भी चीज़ें आपकी किताबों में दी गई हैं उनको डिटेल में पढ़िए, और पता लगाइए कि प्रीवियस ईयर्स में क्या कांग्रेस सेशन से कोई नए क्वेश्चंस आए भी हैं, या अब यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछना छोड़ दिया है। अगर छोड़ भी दिया है तो भी आपको पढ़ना होगा, क्योंकि क्या पता यूपीएससी कब क्या पूछ दे। ठीक है, तो छोड़ने ऐसी बात नहीं है, 15 मिनट में आप सब पढ़ सकते हैं, और सारी चीज़ों का रिविज़न आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।